ओके, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम एक ऐसे केस की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरे गुरुग्राम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। सच कहूं तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि समाज, परिवार और हमारी महत्वाकांक्षाओं के बीच उलझी एक बेहद चौंकाने वाली कहानी है। हम यहाँ सिर्फ ऊपरी फैक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन सबूतों और बयानों की परतें खोलेंगे जो इस खौफनाक सच को सामने लाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसकी गहराई में उतरते हैं। अब जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। एक पिता का संरक्षण, उसका प्यार, उसकी फिक्र, आखिर किस पॉइंट पर आकर एक जानलेवा नियंत्रण या कहें एक फेटल कंट्रोल में बदल जाती है? देखा जाए तो ये सवाल इस पूरे केस की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गुत्थी है। हम अक्सर मान लेते हैं कि परिवार का साया हमेशा सुरक्षित होता है ना? लेकिन ये मामला उस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक चमकता हुआ भविष्य इसी कंट्रोल की भेंट चढ़ गया। अब ये जो नंबर है ना, 113, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये 25 साल की राधिका यादव की नवंबर 2024 तक की ITF वुमेन डबल्स रैंक है। 57 टूर्नामेंट्स और 18 गोल्ड मेडल्स। मतलब राधिका बाय प्रोफेशन एक ऐसी टेनिस प्लेयर थी जिनका नाम हरियाणा के टॉप 5 प्लेयर्स में आता था। लोग तो उनमें देश की अगली सानिया मिर्जा की छवि देखने लगे थे। उनका भविष्य सच में बेहद उज्जवल था और उनके टैलेंट या डिसिप्लिन पर किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन एक होनहार खिलाड़ी का यह शानदार सफर अचानक एक बेहद खौफनाक मोड़ पर आकर खत्म हो गया। 10 जुलाई 2025 की उस सुबह को इमेजिन कीजिए। सब कुछ कितना नॉर्मल और खुशनुमा लग रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे। राधिका अपनी बीमार मां के जन्मदिन के लिए किचन में एक सरप्राइज मील तैयार कर रही थी। लेकिन ठीक 10:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद उनके चाचा कुलदीप को कुछ तेज धमाके सुनाई देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद किचन में कुकर फट गया है। लेकिन जब वो अब भागकर ऊपर पहुंचते हैं तो राधिका खून से लथपथ मिलती हैं। उन्हें तुरंत एशिया मैरिंगो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह 11:30 बजे जब पुलिस को कॉल जाती है तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट या कुकर ब्लास्ट नहीं था, बल्कि गोलियों से किया गया एक मर्डर था। पुलिस की सख्ती के बाद परिवार से एक ऐसा कबूलनामा सामने आता है जिसने सच में सबको सुन्न कर दिया। राधिका के अपने पिता दीपक यादव ने पुलिस के सामने खुद ये खौफनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि गांव के लोग ताने मारते थे, जिससे उनकी ईगो को ठेस पहुंचती थी, और राधिका ने अपनी टेनिस अकेडमी बंद करने से भी साफ मना कर दिया था। बस इसी तनाव में उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और राधिका की कमर पर पीछे से गोलियां मार दी। अब ये बयान सुनने में जितना सीधा और साफ लगता है ना, आगे की जांच में ये उतना ही खोखला और झूठा साबित हुआ। जैसे ही ये खबर बाहर आई, कई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने बस TRP के लिए एक फेक नैरेटिव घड़ना शुरू कर दिया। इसे लव जिहाद का नाम दिया जाने लगा। और इसकी वजह क्या थी? राधिका का 20 जून को रिलीज हुआ एक म्यूजिक वीडियो कारवां, जिसमें उन्होंने एक्टर इनामुल हुक के साथ काम किया था। बिना किसी सॉलिड सबूत के बस ये दावा किया जाने लगा कि इसी अफेयर और धर्म के कारण पिता ने बेटी को मार डाला। लेकिन इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हमारा काम किसी भी पक्षपाती नैरेटिव में बहना नहीं है, बल्कि कोरे तथ्यों की बिल्कुल निष्पक्ष जांच करना है। और अगर हम सीधे तथ्यों की बात करें तो वो बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। पहली बात तो ये, राधिका ने ये म्यूजिक वीडियो अपनी फैमिली की पूरी परमिशन से ही शूट किया था। ऐसा नहीं था कि कुछ छुपाया गया हो। शूटिंग के दौरान उनकी मां बाकायदा सेट पर उनके साथ मौजूद रहती थी। और सबसे बड़ी बात, राधिका के पिता दीपक यादव को खुद ये गाना बहुत पसंद आया था। एक्टर इनाम के मुताबिक उनका रिश्ता 100% प्रोफेशनल था और मर्डर से पहले इनाम को राधिका की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ खास पता भी नहीं था। पुलिस को भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जो इस झूठे अफेयर वाले एंगल को सही साबित कर सके। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि पिता का झूठ पूरी तरह से पकड़ा जाता है। याद है, दीपक यादव ने अपने कन्फेशन में कहा था कि उसने राधिका को पीछे से गोली मारी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही पूरी कहानी पलट गई। रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि राधिका को पीछे से नहीं, बल्कि बिल्कुल सामने से 4 गोलियां मारी गई थीं। ये एक बहुत बड़ा और क्रूशियल क्रिमिनल एविडेंस था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक पिता ने ये झूठ क्यों बोला? इस झूठ का जवाब क्रिमिनोलॉजी के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे ओवरकिल कहते हैं। सामने से लगातार 4 गोलियां मारना ये कोई आम बात नहीं है। ये एक अचानक आए भयानक गुस्से को दर्शाता है। किलर विक्टिम को सामने से कन्फ्रंट करता है क्योंकि वो उस पर अपना पूरा कंट्रोल जताना चाहता है।
दीपक यादव ने पीछे से गोली मारने का झूठ सिर्फ इसलिए बोला ताकि वो इसे एक शर्म और गिल्ट में किया गया प्री प्लान मर्डर दिखा सके, जिससे उसे फांसी की सजा मिल सके। अरेस्ट होने के बाद उसने अपने भाई से कहा भी था कि मुझसे कन्यावध हो गया है, मुझे फांसी दिलवा दो। ये ओवरकिल सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि अपनी ही संतान को पूरी तरह से नष्ट करने या कंट्रोल में लाने का एक बेहद ट्रैजिक सिंबल था। और यह बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे समाज की खोखली बातें एक इंसान की सोच को अंदर तक जहरीला बना सकती हैं। राधिका स्पोर्ट्स की वजह से मिनी स्कर्ट पहनती थीं। वजीराबाद गांव के कुछ लोग राधिका की कामयाबी से जलते थे और दीपक यादव को ताने मारते थे कि तेरी बेटी छोटे कपड़े पहनती है, तू उसकी कमाई खा रहा है। जरा सोचिए, इसी गपशप ने एक पिता की झूठी शान और ईगो पर गहरी चोट की। लोगों के तानों से उपजा यही सोसाइटल प्रेशर उस पिता के लिए एक ऐसा टॉक्सिक ऑब्सेशन बन गया जिसने लिटरली उसे अपनी ही बेटी का कातिल बना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। घर के अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। राधिका की दोस्त हिमांशिका और उनके कोच अजय यादव के बयानों से पता चलता है कि राधिका किस कदर घुटन महसूस कर रही थीं। वो इंडिपेंडेंट होकर दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थीं। 25 साल के होने के बावजूद उन पर लगातार नजर रखी जाती थी। वीडियो कॉल पर उन्हें ये साबित करना पड़ता था कि वो किससे बात कर रही हैं, कहाँ हैं। राधिका की दुनिया सिर्फ और सिर्फ टेनिस के इर्द गिर्द बांट दी गई थी और उन्हें वहां भारी सफोकेशन हो रहा था। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि राधिका का केस असल में कंडीशनल पेरेंटिंग का एक बहुत ही खौफनाक उदाहरण है। मतलब एक ऐसी पेरेंटिंग जहाँ बच्चों को आज़ादी सिर्फ तब तक मिलती है जब तक वो माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के साँचे में बिल्कुल फिट बैठते हैं। राधिका के पिता उसे सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि अपना एक प्रोजेक्ट और अपने करियर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते थे। जब राधिका ने टेनिस से बाहर निकलकर म्यूजिक वीडियो या विदेश जाने के रूप में अपनी खुद की एक राह चुननी चाहिए, तो वही परिवार का सपोर्ट एक जानलेवा कंट्रोल और भयानक हिंसा में तब्दील हो गया। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर सफलता की कीमत किसी इंसान को अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और अंततः अपनी जान देकर चुकानी पड़े, तो क्या वो आज़ादी कभी सच में आज़ादी थी? राधिका यादव का जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैर की आड़ में छुपा ऑब्सेशन कितना घातक हो सकता है। बिना इमोशनल फ्रीडम के मिली सफलता असल में सिर्फ एक भ्रम है। इस केस की कड़वी सच्चाई यही है कि समाज के डर और शर्तों वाली आज़ादी ने एक चमकते सितारे को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। बस इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को यहीं समाप्त करते हैं।